हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। अलीगढ़ में एक हेड कांस्टेबल ने खाकी को शर्मसार किया है। बताया जा रहा है कि एक हेड कांस्टेबल ने अपने मकान मालिक की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। दरअसल क्वारसी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में हेड कांस्टेबल किराए के मकान पर रहता है। परिवार का आरोप है कि बच्ची घर पर अकेली थी, तभी हेड कांस्टेबल ने उनकी 8 साल की बच्ची संग बदतमीजी की और घर में किसी को नहीं पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि बेटी की मां के घर पहुंचने पर उसे जब इस घटना के बारे में पता चला तो महिला ने इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हेड कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया है। मामले में एसपी सिटी का कहना है कि आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दुष्कर्म की धारा और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नरी में तैनात कर्मचारी के द्वारा छेड़छाड़, बदतमीजी, बिटिया के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। हम अलीगढ़ प्रशासन से और मैं खासकर जो है अलीगढ़ के कप्तान साहब से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, जिस तरीके से एक 8.5 साल की नाबालिग बिटिया के साथ एक कमिश्नरी में तैनात गार्ड के द्वारा इस तरीके का घिनौना कृत्य किया गया है, उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल प्रभाव से जेल भेजने का काम करें। अन्यथा की स्थिति में अखंड भारत हिंदू सेना पूरे जनपद के अंदर आंदोलन करने के लिए बाध्य है। ये एक महिला है जो कि क्वारसी में पैट बाज़ार पे रहती है और इसकी एक पुत्री है। तो इसने महिला ने आज तहरीर थाने पे दी है, सूचना दी थी कि इनके यहाँ पे किराए पर एक व्यक्ति रहता था जिसने इसकी जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। इस संबंध में पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस इस पर जो आवश्यक धाराएं हैं उस पर मुकदमा पंजीकृत करेगी और आगे जो भी विधिक कार्रवाई वो इसमें की जाएगी। जिस पे छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सदर तहसील में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सफाइयों ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सदर विधायक ने कहा कि प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा जनादेश का आवरण किया गया था। भाजपा से लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा खुलेआम गुंडी की गई। सपा के तमाम प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बताते चलें कि मीडिया से बातचीत करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के चुने गए थे। पुलिस द्वारा बीडीसी सदस्यों को विभिन्न तरीके से डरा धमका कर फर्जी मुकदमों में दर्ज कर उन्हें समाजवादी प्रत्याशियों को वोट देने से रोका गया। जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में हर वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक 16 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल का दाम चरम सीमा पर आसमान छू रहा है। ठीक। जनता उत्पीड़न से त्रस्त है। महंगाई बढ़ गई, हर गैस सिलेंडर से लेके हर चीज बढ़ गया। अब इससे बड़ा अत्याचारी सरकार कर गई। वही माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कि हम सुख सुविधा देंगे,
सबको हक देंगे, पर आज तक एक भी काम नहीं हुआ। तो हम समाजवादी पार्टी आज ज्ञापन के माध्यम से हम लड़ाई लड़ने की शुरुआत किए हैं। आज जब तक भाजपा सरकार को जब तक हम मुखार नहीं फेंकेंगे तब तक हम पर चुप नहीं बैठेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर के का कार्यक्रम था। उसी के क्रम में आज सदर तहसील में समाजवादी पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और समर्थकों ने आज तहसील सदर में उन मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उनकी जो विभिन्न मांगे हैं वो सब दी गई हैं। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली होने, किसानों को उपज का न्यूनतम मूल्य दिलाने, महंगाई रोकने, रोजगार दिलाने आदि की मांग की गई। इस प्रदर्शन का एक मकसद सपाइयों का अपनी ताकत का प्रदर्शन कराना भी था। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से जहां सपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की। सपा ने इन चुनावों में भाजपा पर प्रशासन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में भी गुरुवार को सपाइयों ने जिले की 5 तहसीलों पर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाध्यक्ष DK यादव की अगुवाई में SDM सिरसागंज को ज्ञापन सौंपा गया। सपा नेता हरिशंकर यादव ने नाम लिए बगैर सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव पर आरोप लगाते हुए कहा वह कभी सपा के नहीं हुए, सैफई परिवार की बदौलत अपने आप को समाजवादी कहते रहे हैं। सपा जिलाध्यक्ष DK यादव ने कहा कि किसानों पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। किसानों पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। किसान नौजवानों पर, हमारे नेताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। किसानों की सरकार सुन नहीं रही। इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी के सभी साथी, पूरे जिले के लोग सभी एक मत होकर हम लोग सभी साथी एक बार में 17 वोट लेकर गए। जिला प्रशासन ने दवरई के 3 किलोमीटर उधर और 3 किलोमीटर इधर दोनों साइड से रास्ताएं बंद कर दिए। कम से कम 8 बैरियर लगाए गए थे। आदरणीय पूर्व सांसद श्री अक्षय यादव स्वयं 17 वोटों को लेकर अंदर गए। उनकी गाड़ी को भी 350 मीटर पहले रोक दिया गया। वहां से हमारे 17 सदस्य कलेक्ट्रेट परिसर में गए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुबह 8:30 बजे अपने 13-14 सदस्यों को अंदर कर दिया था। वोट डले, वोट डालने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट डाले हमारी प्रत्याशी को एजेंट बनाने के लिए, लेकिन प्रत्याशी एजेंट बना दिया गया, लेकिन 50 मीटर दूर डब्बे से दूर रखा गया हमारे प्रत्याशी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रशासन की मिली भगत से कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों को अंदर रखने का मौका दे दिया। उन लोगों ने हमारे लोगों को टॉर्चर किया, दबाव बनाया, छीना-कटी की और हम लोगों के वोटों के साथ अन्याय करके कहीं न कहीं हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और समाजवादी प्रत्याशी को हराने का काम किया गया। उसके बाद 2 वोट हमारे रह गए थे, उनको हम लोग खुद स्वयं लेकर गए, तो हमारे 1900 वोट पड़ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के 14 वोट पड़े थे और 14 वोटों में लोकतंत्र की हत्या की गई। एक आदमी ने 14 वोटों पर निशान लगाया। ये साबित हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को एक सेंटेंस के तहत हराया गया। जो लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं हमने विजेंद्र सिंह को हरा दिया है, हम आप सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि आज सिंह के साथ कभी नहीं हरा सकते। यदि सीने में ताकत थी तो सामने से बाहर होता।
पीठ पे जिन लोगों ने वार किया है हम उसका माकूल जवाब 2022 में देंगे। ये हिम्मत थी तो खुद लड़ते, सामना करते, मुकाबला करते, तब बहादुरी थी। लेकिन हमारे सारे समाज को, हमारे सारे वर्ग को, SC ST को, समाज को, जिन लोगों ने जिला पंचायत सदस्यों को जनता ने चुन के भेजा था, उनके साथ अन्याय और धोखा किया गया। जिला पंचायत 50-60 हजार की जनसंख्या पर चुनकर आता है, उस 5 वर्ष तक जनता की सेवा करता है, उसके बाद चुन के आया है। उसके साथ प्रशासन मिलकर ये धोखा किया है। और जिन लोगों ने धोखा किया, मैं नाम लेना चाहता हूँ सिरसागंज विधायक का, जो समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े नेताओं के प्रति उल्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि अब तक हम लोग चुप थे, हमारे नेताओं ने हम लोगों पर चुप रखने को कहा था, लेकिन अब नेताओं को नहीं, हमारी जनता को ये बर्दाश्त होने से बाहर हो गया। हम लोग सब सड़क पर हैं और पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। यदि उनमें हिम्मत है तो सामना करें। रोज उलझुल भाषाओं का जो आदान प्रदान चल रहा है, समाजवादी पार्टी यहाँ 20 लाख लोग कार्यकर्ता यहाँ वोटर हैं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 12 लाख वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा काम करते हैं। पूरे जिलों के 12 लाख लोगों का दबाव नहीं झेल पाओगे। जिस तरह से उलझुल भाषा विजेंद्र सिंह का एहसान नहीं पटाने की बात थी, विजेंद्र सिंह ने 2 बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर साहब के कहने पर इन्हीं का समर्थन किया, इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। इनका कर्तव्य बनता था कि विजेंद्र सिंह का जो किया हुआ एहसान था उसे वापस करें, इनके साथ रहकर उनका काम करें। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से आदरणीय प्रोफ साहब के बारे में कहते हैं, इनने राजनीति प्रोफ साहब की ताकत पर की है, इनके तलवे चाट राजनीति की है। प्रोफ साहब के सानिध्य में राजनीति की है, उन्हें वो अपशब्द बोलने की हिम्मत करते हैं। हम सभी समाजवादी के कार्यकर्ता, सिरसागंज विधानसभा कार्यकर्ता, हम हर गाँव के सभी गाँव के यहाँ लोग मौजूद हैं और संकल्पित हैं कि इस बात का माकूल जवाब देंगे। और आने वाले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आपको अपनी औकात और अस्तित्व का पता लगा लोग तुम्हारे साथियों के साथ नहीं। सिरसागंज की पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सरोज शर्मा ने कहा कि अभी हाल ही में हुए चुनाव में पुलिस प्रशासन ने भाजपा का एजेंट बनकर काम किया है, जो निंदनीय है। जिस प्रकार से ये पार्टी हमारे को अत्याचार कर रही है, महिलाओं को कर रही है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें इस तरीके के अत्याचार हुए कि हमारे जो 19 मेंबर थे वो हम अंदर करके आ रहे हैं, तो हमसे पूछती है कि आपके 19 मेंबर कहाँ थे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनके कितने नंबर थे। अभी यह जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें इन्होंने दिखा देते कि कितने मेंबर थे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी कभी ना किसी से डरी है और ना डरेगी। हमारी जो रुचि यादव है, अध्यक्ष चुनी गई थी, हमारी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से हमको जनता ने जिताया है, वो जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी रुचि यादव हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से जीती हुई है और जीत के हम 6 महीने बाद दिखा देंगे कि वो कौन कुर्सी पे बैठता है, अत्याचार बैठता है, कि जो हम लोग जिस प्रकार से जीते हैं कि हमारी रुचि यादव बैठती है। आज बिलासपुर मुखी के इलेक्शन हुए, उसमें भी इन्होंने यही कंडीशन करी। हम ये कहते हैं ये तो सरकार बहुत वैसी है। सरकार तो 5 साल की होती है। जब अंग्रेज़ों को नहीं रुकने दिया हमारे देश के लोगों ने, तो ये सरकार कहाँ से रुकेगी। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। हमारी जनता दिखा देगी 2022 में कि कौन मुख्यमंत्री बैठेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखा देंगे कि हम लोग, और हमारी जनता दिखा देगी कि हम किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को चाहते हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष राम सेवक यादव ने कहा कि अभी हाल ही के चुनाव में भाजपा ने जो तांडव किया है, उसके खिलाफ प्रदेश की हर तहसील में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के दिशा निर्देश पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव में जो तांडव किया है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश की हर तहसील में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी के तहत हम लोग सिरसागंज तहसील के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो आज उपस्थित हुए हैं। और पंचायत चुनाव के अतिरिक्त तमाम मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इन सब चीज़ों को लेकर के आज ये धरना यहाँ किया गया है। यहाँ पुलिस का इतना आतंक था कि हमारे जिला पंचायत सदस्यों के नाम में अपहरण
और हरिजन एक्ट, अन्य कई धाराओं में कई सदस्य, कम से कम हमारे 1 दर्जन सदस्यों के नाम में FIR कर दी और FIR करने के बाद यहाँ की पुलिस जयपुर पहुंची। जयपुर हमारे लोगों को उठाना चाहा, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने यहाँ की पुलिस को बंधक बना लिया और यहाँ से जो गुंडे गए थे भाजपा के, उनकी पिटाई की। ADG उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, उनके आग्रह पर यहाँ के को छोड़ा। दोबारा भी गए, हर बार पिट के आए। हम लोगों ने चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ी, चुनाव दमदारी से लड़े और प्रदेश में सबसे अच्छा चुनाव लड़े। हमारे साथ हमारा पूरा जिला था, समाजवादी लोग थे, हमारे जिला पंचायत सभी सदस्य थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जिला पंचायत सदस्यों को। हमारे किसी कार्यकर्ता पे हमें कोई शक नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे जिला पंचायत तब भी साथ थे, आज भी साथ है। हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि जिला पंचायत को हम चलने नहीं देंगे। क्यों? जिला पंचायत अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है, चल नहीं सकता है। चलाएंगे तो अवैध है और बेकानून है, चलाएंगे तो अगली सरकार आएगी तब जेल भी जाएंगे। भाइयों, हमारे नेतृत्व ने कहा कि हम पूरी पर गुना धर के देंगे, बाहर पटाएंगे और पूरी पर गुना धर के देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है, अब हमें यहाँ की जो हमारी लूट करी है, हमारे सुखोवाद बिलासपुर के अछनेरा में 20 सदस्य पकड़ के लाए, यहाँ का पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां से पकड़ के लाए और जबरदस्ती वोट पड़वाए। आपको शशि चौहान ने बताया होगा कि भीतर अंदर जिला प्रशासन ने जबरदस्ती भाजपा के गुंडाओं को भीतर बैठाना और अपने रिश्तेदार समझ के अंदर रखा। चुनाव आयोग की गरिमा को खत्म कर दिया, इन्हें चुनाव नहीं कराया, इन्होंने अपनी गुलामी की, सरकार की गुलामी की जिला प्रशासन ने, और अपनी आत्मा को मार के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ये आगे वाले समय में इन्हें हम बता देंगे कि किस तरह से ये गुलामी होती है। भाइयों, आप हम सब निर्भीक होकर के आगे चुनाव लड़ेंगे और कतई डरने की जरूरत है। हम जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं, अगर हिम्मत हो तो हम सभी को जेल भेजे, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का अब नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। इस नाम को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन को अब पूरे देश में लोकप्रिय और प्रसिद्ध नाम बनारस से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के अनापत्ति पत्र के आधार पर स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बनारस रखने की अनुमति दी गई। राज्यपाल की अनुमति के बाद यूपी सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसे लेकर गुरुवार को अपनी अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार की ओर से यूपी सरकार को अनापत्ति प्रमाण भेजा गया, जिसके आधार पर आनंदीबेन पटेल ने नाम बदलने की मंजूरी दी। इससे जुड़ी अधिसूचना को स्थानीय प्रशासन और रेल विभाग के अफसरों को भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर पिछले साल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी अब तक 7 साल में 26 बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ चुके हैं। पीएम मोदी का ये 27वां वाराणसी दौरा अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। यह दौरा बीजेपी के विधानसभा चुनाव अभियान
अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस साल मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा होगा। इस दौरान वो जनता को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसमें बीएचयू में 100 बेड की एमसीएच विंग, गदोलिया में एक बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रो नौकाओं, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल भी शामिल है। इसी के साथ ही पीएम मोदी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। ये सेंटर जापानी सहायता से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान लगभग 744 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी लगभग 839 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में जो ये नई सुविधा बनी है, थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में
लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। कानपुर में बैठकर अमेरिका की कंपनियों का सर्वर हैक कर डेटा रिलीज के नाम पर डॉलर में फिरौती मांगने वाले कॉल सेंटर का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। साथ ही क्राइम ब्रांच ने सरगना मोहिंदर शर्मा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल काकादेव में नोएडा निवासी महेंद्र शर्मा ने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर खोल रखा था। दिल्ली की एक कंपनी ने सेंटर को एक गेटवे उपलब्ध कराया था। दोनों कंपनियां मिलकर अमेरिका की बड़ी कंपनियों का सर्वर हैक करने के बाद एक मैसेज छोड़ती थीं, जिसमें इस कॉल सेंटर का नंबर दर्ज होता था। ये नंबर काकादेव स्थित कॉल सेंटर का था। यहाँ बैठे लोग कंपनियों से डेटा रिलीज करने के नाम पर भुगतान की राशि और तरीका बताते थे। एक कंपनी का डेटा रिलीज करने के नाम पर 300 से 400 डॉलर मांगे जाते थे और पेमेंट होने के बाद सर्वर का कोड वर्ड भेज दिया जाता था। उसके बाद पूरा डेटा रिलीज हो जाता था। इसी तरह से हैकर्स का गिरोह लाखों की कमाई करता था। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर मोहिंदर शर्मा, संजीव उत्तम जिक्रुल्लाह और सुमन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बाकी कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना काकादेव के अंतर्गत पुलिस क्राइम ब्रांच और थाना काकानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक कॉल सेंटर चल रहा है जो फर्जी तरीके से विदेशी नागरिकों को, खास तौर पर अमेरिकन नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ठगी कर रहा है। इसकी जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि लगभग 1 साल से एक वहाँ पर 20 लोगों का कॉल सेंटर काम कर रहा था। इसका मुख्य काम करने का तरीका इस प्रकार था कि अपने 2 ऑफिस थे इनके, नोएडा में बैक ऑफिस वो कहते थे और यहाँ जो है कानपुर में उसको फ्रंट ऑफिस कहते थे। फ्रंट ऑफिस उनका कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता था कि अमेरिकन लोगों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कभी भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, तो कुछ ऐसे लुभावने वाले एड्स उसमें दिखाई देते थे, जैसे सामान्य रूप पर हम भी देखते हैं कि मोटापा कम करने के, हाइट बढ़ाने के या अन्य तरीके के जो भी लोगों को प्रेरित करते हैं क्लिक करने के। तो जब वहाँ के लोग उस पर क्लिक करते थे, कई सारे लोग क्लिक करते थे, बहुत स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये एड्स आते थे, इनके मालवेयर था एक्चुअली ये। तो जब वो क्लिक करते थे तो उनका एक तरीके से एक पॉपअप आता था उनकी स्क्रीन पर। वो पॉपअप ये कहता था कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, इन्फेक्टेड है कंप्यूटर, आप एक टोल फ्री नंबर पर संपर्क करिए। ये कोई कंपनी का ये नाम लेते थे। लंबे समय से रेलवे कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है, क्योंकि आखिरकार कैबिनेट में उन्हें डीए देने की घोषणा कर दी गई। डीए का लाभ रेलवे के साथ साथ तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा। सेवारत कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी डीए का लाभ दिया जाएगा। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के 3 किश्तों के डीए के भुगतान पर लगी रोक को हटाने की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ ही कर्मचारियों की तनख्वाह 11% बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का वेतन 40,000 है तो उसे बढ़कर 44,400 रुपए दिए जाएंगे। जनवरी 2020 में रोक से पहले मिलने वाला डीए 17% तक था, जो अभी भी बरकरार है, और अब 11% डीए की मंजूरी मिलने से जनवरी 2020 में 4%, जुलाई 2020 में 3% और जनवरी 2021 में 4%, यानी कि कुल 11% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पहले मोदी सरकार 7 जुलाई को डीए की घोषणा करने वाली थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार की वजह से इसे रोक दिया गया, जिस कारण रेलवे कर्मचारियों को काफी ज्यादा मायूस होना पड़ा था। लेकिन अब कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। आजमगढ़ शहर कोतवाली और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक, असला, कारतूस मिले हैं। एसपी सिटी ने कोतवाली में खुलासा करते हुए जानकारी दी कि शहर के कुर्मी टोला निवासी डॉक्टर संजय सिंह यादव के दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पूर्वांचल के जनपद में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की सूचना इकट्ठा की गई। मुखबिर की सूचना पर बैठौली पुलिया से करीब 200 मीटर पहले बिजली पोल के पास चोरों के आने का इंतजार किया जा रहा था।
उसी समय एक साथ 4 मोटरसाइकिल से कुल 6 चोर आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर एक मोटरसाइकिल सवार सनी सिंह द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। मोटरसाइकिल चोरों को काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। सनी सिंह के कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है। मौके पर अभियुक्तों के कब्जे से 4 बाइकें भी बरामद की गईं। उसके बाद चोरों की निशानदेही पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उकरेड़ा के पास नवनिर्मित ओवर ब्रिज के गड्ढे से 11 बाइकें बरामद की गई हैं। ये देखिए, आजमगढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा 6 वाहन चोरों को कल गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इनको दौराने पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, तो इनसे अवैध असला और कारतूस और ये तमंचा बरामद किया गया है। और ये जो 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये आजमगढ़, बलिया, मऊ और गोरखपुर, इन 3 जनपदों में इनका पूरा जो है नेटवर्क फैला हुआ था। इस प्रकार ये अंतर जनपदीय जो है और बल्कि इंटर रेंज गैंग है, जो कि विभिन्न जनपदों में ऑपरेट करता है, वाहन चोरी करता है। इस तरीके से ये वाहन चोरी के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें काफ़ी संख्या में वाहन भी बरामद हुए हैं और 6 अभियुक्त एक साथ पकड़े गए। किस प्रकार के अपराधी हैं ये अपराधी ये वाहन चोरी में ही लिप्त रहते हैं और इनमें जो गैंग है, इनमें आपस में काम बटा हुआ है। कोई इसमें जो है वहाँ पर एक जगह पहुँचा के सुरक्षित जगह पर वहाँ से बेचने का कार्य करता है। इनकी जितने भी जो अभियुक्त हैं, ज़्यादातर ये जो है मऊ में रहकर ही बाकी और अन्य जनपदों में क्राइम छात्र वगैरह भी हैं ऐसा? अभी इनकी बाकी हिस्ट्री जानकारी की जा रही है और बाकी जो वाहन भी प्राप्त हुए हैं उनको जानकारी की जा रही है कि कहाँ से वो किस अपराधों से लेते हैं। सर, किस तरीके से नेटवर्क है इनका अन्य जिलों में? इनका नेटवर्क यही है कि ये मतलब चोरी करने के वाहन के बाद उसकी मोटरसाइकिल नंबर वगैरह चेंज करके और उसको जो है लोगों को बेच देते थे अच्छे खासे पैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी का 27वां दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशी वासियों को 1475 करोड़ की परियोजनाएं सौंपी, जिनमें 744 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 730 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। 186 करोड़ की लागत से बना भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से 10:30 बजे वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंत्री आशुतोष टंडन, राधा मोहन सिंह सांसद, मेयर मृदुला जायसवाल और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने एयरपोर्ट पहुंचकर अगवानी की। इस दौरान पूरा एयरपोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। एयरपोर्ट के चारों तरफ पुलिस प्रशासन सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य उनके पैर छूने को जोगी, लेकिन प्रधानमंत्री पीछे हट गए। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का वाराणसी आने पर आभार जताया। इस दौरान उन्होंने बीएचयू में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नई काशी अब नए आयामों को छू रही है। सीएम ने कहा कि पिछले 16 महीनों में पूरा देश और दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से त्रस्त था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह कोरोना को नियंत्रित किया गया है, उसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को
जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है।